नमस्कार मित्रों, इस समय दिल्ली इलेक्शन जो है हो चुका है और दिल्ली का रिजल्ट भी हम लोगों के सामने है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी को 22 सीट, सिर्फ मात्र 22 सीट आई है। क्योंकि मात्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ये कयास लगाया था कि उनकी सीट, उनकी सरकार कहीं ना कहीं बन रही है। उनके कार्यकर्ता भी ये कह रहे थे कि 50 से 55 सीट कहीं नहीं गई आम आदमी का। ये आप अति कॉन्फिडेंस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी यही कह रही थी। लेकिन आम आदमी पार्टी की मौजूदा स्थिति ये है कि 22 विधायक उनके बैठेंगे विधानसभा में। और वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 48, मतलब बम्पर, इस बार कहेंगे तो बम्पर छप्पर फाड़ के जो है लोगों ने उनको वोट दिया और 48 विधायक के साथ वो पार्टी जो है वहां पर बैठेगी और सरकार बनाएगी। लेकिन बात यहाँ पर कांग्रेस की भी करते हैं। कांग्रेस को फिर से 0 सीट मिली है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी भी हैं, एक रितेशना है और यहाँ पर हमारे साथ राकेश जी है। हम सब एक एनालाइज करते हैं कि किस सीटों पे, खास करके जो हॉट सीट्स हैं, जो लोग आ रहे हैं, मतलब उस सीट पे क्यों आम आदमी पार्टी काफी पीछे हो गई और कांग्रेस की जो भूमिका है उस सीट पे कितनी रही है आम आदमी पार्टी को पीछे कराने में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल ये उठता है ना कि 27 साल बाद जो बीजेपी ने अपना वनवास तोड़ा और अब देखना ये होगा कि 8वां दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। क्योंकि देखिए कयास ये लगाए जा रहे हैं, खबर जो है सूत्रों से आ रही है कि परवेश वर्मा हो सकते हैं और मनोज तिवारी पर जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पर अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी जी वो अमेरिका दौरे पर गए, उसके बाद बैठक होगी, डिसाइड होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी भी ये जो चर्चा है, टॉपिक है, ये विषय बना हुआ है अभी भी। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं ये चीज, लेकिन दिल्ली वालों को जो आदत थी ना वो अरविंद केजरीवाल की लगी हुई थी। मतलब 2013 से अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे और मुख्यमंत्री की आदत, अगर सर्वे भी किया गया था दिल्ली वालों से, तो दिल्ली वालों ने अपनी सबसे पहले जो पसंद है पार्टी से, चाहे उनकी जितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, उन्होंने पसंद के रूप में अरविंद केजरीवाल को ही अपनाया था कि भाई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हो। ऐसे में सवाल ये आ जाता है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सिस्टम में सर्व किया रह करके, क्या भाजपा के मुख्यमंत्री वो भी एक अपना अस्तित्व अरविंद केजरीवाल जैसा बना सकते हैं क्या? बहुत बड़ी सवाल है। जैसे देखिए, परवेश वर्मा ने लड़ाया, उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, इसलिए नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल की बराबरी कर सकते हैं मेरे ख्याल से। मतलब मैं उस पॉइंट में बोल रहा हूँ रितेशना आपको कि अरविंद केजरीवाल का एक आदत लग गया था दिल्ली की जनता को। अब उस ऐसा चेहरा, टक्कर का चेहरा, अरविंद केजरीवाल की टक्कर का चेहरा, अगर हम इतिहास की तरफ जाए तो दिल्ली को शीला दीक्षित की भी आदत लग गई, 3 बार की मुख्यमंत्री, पर वही कहीं ना कहीं जो उन्हें हराया वो अरविंद केजरीवाल ने हराया। पर वही जैसा आप बात कर रहे कि आदत लग गई थी अरविंद केजरीवाल को और 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे, पर उनको हराया किसने? लेकिन शीला दीक्षित के टाइम में एक चीज भी था देखना कि शीला दीक्षित यूथ, जैसे यूथ आइकन हम बोलते हैं ना, अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा जनाधार बना हुआ था यूथ में, चाहे आप बूढ़े बुजुर्गों में ले लीजिए, चाहे आप कहीं पर भी ले लीजिए, तो मतलब एक आइकन बना हुआ था। उस आइकन को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, वो ऐसा चेहरा को पेश करना पड़ेगा, क्योंकि पूर्वांचल जहां 19 सीट थी उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है जो उस सीट पे, पूर्वांचल की सीट पे। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल के हित के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा। राकेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले आप दोनों का स्वागत है, धन्यवाद है। जहां तक आपने मुख्यमंत्री की बात की, तो इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित आतिशी रह चुकी हैं, तो दो राय नहीं है कि एक बार फिर चौथी महिला सीएम मिल सकती है दिल्ली में। जैसे रेखा गुप्ता भी दौर में है, इसके अलावा शिखा रॉय है जिन्होंने सौरभ भारद्वाज को हराया है। तो इस पे भी विचार चल रहा है कि दिल्ली के चौथी सीएम महिला के तौर पर महिला ही मिलेगी। और दूसरी बात, आप लोगों ने बात की दिल्ली के हॉट सीट अरविंद केजरीवाल का। देखिए, जहां तक पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पे ही चुनाव लड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जो है, उनके घमंड, उनका ईगो ले डूबा दिल्ली में, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि आप देखें, जब वो जेल जा रहे थे, तो जेल जाने के बाद, गौर करिएगा मेरे बातों पे, जेल जाने के बाद वो रिटर्न जब जेल से आए तब उन्होंने इस्तीफा सौंपा था अतीशी को। ये अगर वो जाने से पहले अतीशी को कार्यभार सौंप देते तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस समय प्लस में दिखती हुई नजर आती। ये सबसे बड़ा कारण है। रहा बात सीएम का, तो अभी मोहर नहीं लगी है। परवेश वर्मा दौर में है, पूर्वांचल के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं मनोज तिवारी भाजपा के, और इसमें भी दो राय नहीं है, अगर वो सीएम बनते हैं तो भी बेहतर होगा, पूर्वांचलियों के लिए गर्व की बात होगी। रहा बात पार्टी, जब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह मोहर नहीं लगाते हैं, कहना जल्दबाजी होगी। और ये भी कहा जा रहा है कि विदेश दौरे के बाद प्रधानमंत्री इस पे विचार कर सकते हैं। तो हो ना हो, कहीं ना कहीं महिला यहाँ पर रेखा गुप्ता या फिर शिखा राय लेकिन ये दौर में है। राकेश जी, मैं एक बात रोकना चाहूंगा आपको। आप महिला के लिए कह रहे हैं, लेकिन महिला को दिल्ली वालों को आदत नहीं लगा है।
मतलब आतिशी भी कहीं ना कहीं मजबूरी में बनी है, मजबूरी में वोट साधने की कोशिश की गई है। ठीक है, आप देखेंगे सुषमा स्वराज के बाद जब शीला दीक्षित का टाइम था, शीला दीक्षित ने जब यहाँ पर काम किया, वो उन्होंने एक गुड गवर्नेंस दिया। और उसके बाद जो 2003 में बनी सरकार कांग्रेस की, देन उनके कांग्रेस के पास कोई फेस नहीं था, तो उन्होंने शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट किया। फिर 2008 में जब सरकार बनी कांग्रेस की, देन उन्होंने तब भी शीला दीक्षित को प्रोजेक्ट किया, क्योंकि तब भी कांग्रेस के पास कोई भी चेहरा नहीं था। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की कहीं ना कहीं ये खामियाजा रहा है कांग्रेस के अंदर, कि शीला दीक्षित के अलावा शीला दीक्षित के टाइम पे अगर उनका कोई फेस बन जाता तो शायद कांग्रेस को अभी मुश्किल नहीं होता। लेकिन शीला दीक्षित ही एक प्रोजेक्टेबल रही और उन्हीं का फेस रहा। तो मुझे लगता है कि ये एक जो महिला वाला जो एक कार्ड है ना, मुझे लगता है वोट बैंक की राजनीति है। महिला को कोई कंपलसरी नहीं कि महिला बने, क्योंकि आप जिसका नाम ले रहे हैं जो अभी ग्रेटर कैलाश से जो विधायक है, उनको शायद ही कोई दिल्ली में जानता होगा। ठीक है, बांसुरी स्वराज को ही शायद कोई जानता होगा। जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि भाई मैं इस संगठन के साथ 10 साल से जुड़ी हुई हूँ, बांसुरी स्वराज ने। लेकिन उनको अगर कोई भी जानता है, बच्चा भी जानता है, तो उनकी माँ की वजह से, सुषमा स्वराज की वजह से उनको जाना जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये महिला का कार्ड जो है, मतलब कि मजबूरी में ही कुछ पार्टियों ने खेला और उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं था सीएम फेस के लिए। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सीएम फेस के दावेदार बहुत है। तो ऐसे दावेदार में अगर आपको बताऊं, मोहन सिंह बिष्ट अपने करावल नगर से 5 बार के विधायक रहे, 5 बार, यानी कि 25 साल उन्होंने वहां पर राज किया। उसके बाद मुस्तफाबाद पेश किया जाता है, मुस्तफाबाद से बम्पर वोटों से जीतते हैं वो, बिल्कुल बम्पर वोटों से। मतलब ऐसे में अगर उनको अगर ये कहा जाए कि भाई जीतने के लिए ही हुए, और नाराजगी भी देखी गई उन्होंने इमोशनल हुए, लेकिन वो मोहन सिंह बिष्ट, तो क्या आप उनको पीछे नहीं कर सकते? वो भी दावेदार है। ठीक है, यहाँ पर आप मनोज तिवारी का नाम ले रहे हैं, प्रवेश वर्मा दावेदार अपने आप को इसलिए मान रहे क्योंकि वो नई दिल्ली से लड़े। लेकिन अगर मैं बोलूं तो प्लस पॉइंट ये रहा कि उन्होंने केजरीवाल को हराया। दूसरी चीज, केजरीवाल को हराया और विरासत की राजनीति से बिलोंग करते हैं, उनके पिता पूर्व सीएम रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है राकेश जी, नितेश जी कि अब पंजाब का इलेक्शन आ रहा है और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सूत्र ये भी कह रहे हैं कि मजिंदर सिंह सिरसा जो है उसको भी बनाया जा सकता है मुख्यमंत्री एज अ, क्योंकि वो पंजाब, अगर वो मुख्यमंत्री दिल्ली के बनते हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब साधने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो ये भी, और भारतीय जनता पार्टी का तो ये रहा ही है कि पर्ची से कभी भी नाम आ जाता है और हम नाम जो मीडिया में नाम चल रहा होता है ना, वो कभी आता ही नहीं है। तो कभी भी कोई सा भी नाम आ सकता है, कोई नॉर्मल विधायक भी हो सकता है। लेकिन हम लोग तो खैर बात कर रहे हैं जो मीडिया में चल रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं हम लोगों को, जो हम आपको बता रहे हैं, हो सकता है कि कोई और विधायक भी बन जाए। आपको क्या लगता है रितेश जी? मुझे भी यही सब लग रहा है। पर देखिए, राकेश जी ने एक बात करी कि उनमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में 3 बार जीत का घमंड आ गया था और उन्होंने देखा, उनका वीडियो भी काफी जो चल रहा है अरविंद केजरीवाल का, कि मोदी जी भूल जाइए जन्म में कभी आप दिल्ली पे राज करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं उनको भी उसको लेके भी घेरा जा रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने जगह जगह जाकर पॉडकास्ट में बैठे, वो उन्होंने यही कहा कि हमारी जीत पक्की है, निश्चित है, हमें कोई दिल्ली में हरा सकता। पर 27 साल बाद ये सवाल उठता है कि बीजेपी दिल्ली में आई है, कमल खिला है, जो उन्होंने गारंटियां दी है, जो उनका मैनिफेस्टो है, क्या वो 8 मार्च क्या, यानी मार्च में जो भी बैठक होगी संसद में पहली, क्या वो सब चीजें दे पाएगी जो आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली वालों को दे रही थी? ये सवाल उठता है। एक बात आप याद करिए, जब बीजेपी की जीत हुई थी, प्रवेश वर्मा मीडिया में आए, उन्होंने यही बात कहा कि बीजेपी ने जो वादा किया है, सबसे पहले महिलाओं का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा, जो वादे हैं पूरा किए जाएंगे। ये आपने देखा भी होगा। तो उन्होंने तो ये कहा है, पूरा करने का भी संभावना बनता है। भी यही कहते हैं कि हम पहली बैठक में जो 2500 का दावा ठोक रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले, अगर भारतीय जनता पार्टी ने 2500 खाते में नहीं दिए तो एक बड़ा प्रोटेस्ट देखिए आम आदमी पार्टी करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो तो मीटिंग चल ही रही है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोगों ने कहा कि ईगो है, मतलब आपने कहा कि जैसे ईगो है, तो एक बात बताइए मुझे कि उनके सामने अगर उनके सामने देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के सामने में शायद कोई ऐसा होगा चेहरा जो हम कह सकते थे दिल्ली वाले कि शायद दावेदार होगा, कोई कट्टर दावेदार होगा। मतलब आप ये सोचिए, शीला दीक्षित के बाद तो कोई चेहरा ही नहीं था। शीला दीक्षित होती है तो दावेदार, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि भाई कोई दावेदार है ही नहीं, भाजपा किसी को प्रोजेक्ट नहीं कर रही, भाजपा हमेशा मोदी जी के नाम पे वोट ले रही है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के नाम पर भी वोट, तो उनको लगा होगा कि भाई मुझे लगता है कि कोई उनके सामने चेहरा नहीं था ऐसा, तभी उन्होंने 1-2 बार ये बात कही है, ठीक है, कि भाई हमें दिल्ली में आना है। और आपने गौर भी किया होगा तो सीट्स का मार्जिन देखिए, मार्जिन जो है 10-12 सीट्स का कितना कम मार्जिन है। मतलब मनीष सिसोदिया 665 वोट से हार जाते हैं, 334 से दिनेश मोहनिया संगम बिहार के हारते हैं, त्रिपुरी के भी 600 कुछ मार्जिन से रह जाते हैं। तो यहाँ पर मार्जिन आतिशी का भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन कुछ लोग जो है मार्जिन भी बहुत कम आए, किसी के
किसी की तो 5-5 हजार से कम मार्जिन में कोई सिमट गया है। तो ये भी एक चीज है ना कि मतलब अगर ये लोग पुशअप थोड़ा और करते तो हो सकता है कि सीट्स निकल जाती। ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है इन लोगों का ज्यादा हो इनकी गया, 85 में भी कुछ ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ये लोग, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो सीट है इनका खतरा रहा। ये प्रचार प्रसार में लगे, देखिए कुछ जगह ऐसी है राहुल, मैं बात करूंगी संगम विहार की, तो वहाँ बहुत बुरा हाल है। दिनेश मोहनिया ने कुछ काम नहीं किया वहाँ, मैंने भी कवर किया बहुत बार, और वहाँ जनता मतलब की जब बात करने की कोशिश करते हैं जनता तो सीधे छुट्टी बोलते हैं कुछ काम नहीं हुआ, गड्ढे ऐसे के ऐसे हैं और सड़कें टूटी हुई है, कुछ काम नहीं करता वहाँ का विधायक। तो ये भी देखिए कारण रहा है। कारण ये भी रहा, कारण मुझे लगता है आपने फेस वैल्यू की बात की, अब बहुत कवर किए हैं आम आदमी पार्टी का। उन्होंने मोदी का चैलेंज किया, मोदी को चैलेंज किया अरविंद केजरीवाल ने। एक ग्लोबल लीडर है, आप उसको चैलेंज कर रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। एक फिजिकली मतलब वार करना और एक कूटनीतिक वार करना अभी सीखना पड़ेगा। पर राकेश जी क्या बीजेपी हमेशा मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ेगी, चाहे विधानसभा हो गया चाहे लोकसभा हो गया? यहाँ भी देखिए अगर ये कहा जाता है कि जहाँ भी मोदी जी भाषण दे दे या चुनावी रैली कर दे, वहाँ का माहौल, चुनावी माहौल बदल जाता है, क्योंकि इस बार बदला भी। 27 साल बाद 93 में आई थी भाजपा की सरकार, उसके बाद 2025 में आई है सीधा। तो अगर मोदी जी ना हो तो बीजेपी का कोई अस्तित्व है या नहीं? देखिए ये तो तोड़ अब पार्टी पर डिपेंड करता है कैसे निकालेगी वो। अभी तो फिलहाल फेस एक ही है, पीएम नरेंद्र मोदी, और उन्हीं के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन आगे बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है, वो जरूर कोई ना कोई एक तोड़ निकालेगी कि आगे का प्लान क्या करे, क्योंकि उनका प्लान जो होता है सटीक होता है। तो हो सकता है कोई और फेस आए मोदी के बाद, या फिर विकास का जो है गाड़ी दौड़े बीजेपी के और उस पर लोग वोट करें उनको, ये भी हो सकता है। ग्लोबल चीजों में ये होता है कि चैलेंजेस होती है, अब कटाक्ष करना पड़ता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर, क्योंकि यहाँ पर सामना किसका था, अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी, इन्हीं दोनों की लड़ाई चल रही थी। तो यही दोनों एक दूसरे पे वार करेंगे। मोदी जी, लेकिन बीच में आपका कहना यह भी था कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी आ रही है, इसके दावे के साथ आप कह रहे थे। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के हारने के बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस लगे रहे। यमुना भी नहीं मानता मैं इनकी पार्टी की लीडर। अब 2020 से लेकर के 25 तक का जो उनका कार्यकाल रहा, नहीं आपकी दावा कहाँ गई जो आप दावा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी आ रही है दोबारा फिर सत्ता में तीसरी बार, किस बेस पे कह रहे थे? इनके हार का मैं कुछ कारण आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2020 से 2025 तक जो हार का कुछ कारण हो सकता है, ये हो सकता है कि जो 2 साल थे इनके कोरोना में चले गए, जो बाकी के 3 साल थे उसमें से कुछ साल जेल के लिए चले गए, कुछ साल पंजाब इलेक्शन में चले गए, कुछ महीने एमसीडी इलेक्शन में चले गए इनके। इन्होंने उस गवर्नेंस को जो उन्होंने वादा किया था उसको कामयाब मतलब वो करने में थोड़ी पीछे हट गई सरकार। और मैं आपको ये भी कहूंगा इनकी पार्टी के अंदरूनी भी, जैसे स्वाति मालीवाल को चले जाना, कपिल मिश्रा को चले जाना, कुमार विश्वास ने पार्टी छोड़ दिया, मतलब काफी कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे कि मतलब, और ये चला भी नहीं पाए पार्टी, मतलब वो साइन नहीं कर सकते थे या सचिवालय नहीं जा सकते थे, तो उनके पास बहुत सारी मजबूरी हो गई। आपने कहा कि ये सब चीजें भी रही, पर यमुना का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जहाँ पर जनता ये कहती थी साफ पानी चाहिए हमें, इसलिए अच्छा रितेशना जी एक बात बताइए, यमुना कब उठता है? यमुना कब उठता है ये बताइए आप मुझे, यमुना कब उठता है? कौन से हमारे देश में हमारे दिल्ली वाले कितने बार यमुना जाते हैं? हम ही कितने बार घाट जाते हैं? मुझे लगता है कि जब छठ पूजा आता है तभी हम यमुना के घाट जाते हैं, ठीक है, उसके अलावा तो घाट नहीं जाते। मैंने कभी इतना गंदा पानी मैंने नहीं देखा। मैं मानता हूँ ये आम आदमी पार्टी के टाइम में अपने न्यू दिल्ली यानी कि यमुना का जो मुद्दा था इन्होंने पॉलिटिकली बनाया, दोनों पार्टियों ने। अगर यमुना आप यमुना का मुद्दा बना रहे हो, वो पॉलिटिकली बनाया जा रहा है, वरना एक आम इंसान को यमुना से कोई लेना देना नहीं है मुझे लगता है। जहां तक क्यों नहीं लेना देना, क्योंकि घर के एसटीपीस लगी हुई है, घर में पानी आता है साफ। पूर्वांचल के लोग जो छठ पूजा बनाने के लिए जाते हैं उनके लिए यमुना का मुद्दा है, लेकिन यमुना का मुद्दा जन कल्याण के लिए मतलब उतना नहीं था जितना बना दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि अब भारतीय जनता पार्टी आई है 27 साल में, जमुना का मुद्दा लेकर आम आदमी पार्टी को दागा गया, शीश महल का मुद्दा हो गया। क्या लगता है यमुना 5 साल में जो टाइम मिला है, दिल्ली की जनता ने जो उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी को जिताया, कि यमुना 5 साल में हो पाएगी साफ? देखिए ये तो करना पड़ेगा बीजेपी के लिए, एक टफ चैलेंज है। अगर बीजेपी ये करने में कामयाब हो जाती है तो आपको मैं बता देता हूँ कि बीजेपी यहाँ पे 15 साल, आने वाले 15 साल कोई नहीं ला सकता है बीजेपी को। जो उन्होंने स्कीम चलाया है अगर वो 100% कर देते हैं तो 15 साल बीजेपी लिख लीजिए दिल्ली में काबिज रहेगी। बहुत सारे चैलेंज होंगे स्कीम चलाने के लिए, क्योंकि इतनी फ्रीबीज मैंने वही बात कहा कि यदि वो पूरा कर देते हैं फिर तो 15 साल बीजेपी को यहाँ पर जनता मौका देगी। उन्होंने उसी फ्रीबीज को दोबारा ले, और वो भी एक्स्ट्रा फ्रीबीज लेके आई। अगर 200 यूनिट के बिजली बिल फ्री दे रहे थे तो 300 यूनिट वो दे रही है। अगर 2100 रुपए इन्होंने दिया तो 2500 रुपए वो देंगी महिला को। तो फ्रीबीज तो है ही है, लेकिन फ्रीबीज में एक्स्ट्रा है, प्लस जीएसटी मिला करके फ्रीबीज
इन्होंने और ज्यादा दे दिया लोगों को। और यमुना रिवर फ्रंट मुझे लगता है कि इतना बड़ा इशू नहीं है जितना बनाया गया। शीश महल लोगों से को क्या लेना देना। आप जन कल्याण पे बात कीजिए। ये चुनाव जो हुआ 2-4 जो देखिए फ्री के जो आप बात कर रहे हो ना, बीजेपी का जो सोच है वो लाइफ टाइम के लिए सोचती है। महिलाओं के लिए हो चाहे वरिष्ठ लोगों के लिए हो, वो लाइफ टाइम के लिए सोच रही है। जो आम आदमी पार्टी है 2500-2100 फ्री में देंगे, ये लिमिट समय के लिए होता है। आप गौर करिए मोदी के जो योजना है उस पे और ये आम आदमी पार्टी का, उस पे एनालिसिस करेंगे तो बीजेपी का ही डिफरेंट है आम आदमी पार्टी से। मुझे लगता है कोई भी पार्टी ना लोगों को आज के टाइम में जन कल्याण के लिए नहीं सोच रही, वो फ्रीबीज दे रही है। अब यहाँ पर देखिए जिस फ्रीबीज के विरोध में आप लोग चुनाव लड़ रहे थे, वो फ्रीबीज आप भी दे रहे हो और वो कांग्रेस भी दे रही है। कांग्रेस तो 3-3 हजार रुपए देने की वादा कर रही है, तो फ्रीबीज ही हुआ ना जी। चलिए ये बात की बात है, सीएम के चेहरे पे बात करते हैं। 5 नाम प्रमुख जो है दिल्ली में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें विजेंद्र गुप्ता भी हैं। इसके अलावा मोहन सिंह बिष्ट का भी नाम आ रहा है, प्रवेश वर्मा ऑलरेडी है, रेखा गुप्ता हो गई, शिखा रॉय हो गई, और भी काफी बीजेपी में का भी नाम चल रहा है चर्चाओं में। अब देखते हैं आने वाले टाइम में कि प्रवेश वर्मा चर्चाओं में उनका नाम काफी है कि प्रवेश वर्मा हो सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी प्रवेश वर्मा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली की सौंपेगी। ये मेरा कहना है, मेरा ओपिनियन है। चलिए क्या लगता है आपको, दर्शकों को बताएं कि दिल्ली में कौन सीएम हो सकता है इस बार। दर्शकों अगर आपको ये वीडियो पूरी अच्छी लगी है हमारी, तो जरूर बताएं कि इस बार दिल्ली का मुख्यमंत्री 8वां मुख्यमंत्री कौन होने वाला है। कमेंट कीजिए, नाम कमेंट कीजिए, नाम कमेंट में आप लोग सजेस्ट कीजिए कि आपको क्या लग रहा है कौन बनेगा। और वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर जरूर करिएगा इसे आगे तक, ताकि हम लोगों को हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके।